हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज जो आपका क्लास होने वाला है वो होने वाला है सब्जेक्टिव। ठीक है, कल ऑब्जेक्टिव क्लास हो चुकी थी आपकी हिंदी की जो फर्स्ट चैप्टर है आत्म परिचय, जिसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। उनका जो ऑब्जेक्टिव सेशन है वो कल की क्लास में हो चुकी थी। आज जो हम लोग देखेंगे वो सब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि 2 से 3 नंबर का आपका सब्जेक्टिव भी पूछता है। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि आत्म परिचय में हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के किन किन पहलुओं को वर्णन किया है, विस्तार से समझाइए। क्योंकि आत्म परिचय जो कविता है हरिवंश राय बच्चन की, उसमें क्या किया है कि वो अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में समझाए हैं। ठीक है, अगर आप कविता को रीड भी करोगे ना, तो उससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने माँ-पिताजी के बारे में कहा है, किस प्रकार से उन्होंने अपने बचपन के बारे में कहा है, किस प्रकार से उन्होंने अपने साथी संगियों के बारे में बताया है। तो पूरी की पूरी कविता जो है वो उनके जीवन पर निर्भर करती है। तो देख सकते हैं इस अध्याय में हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के कई पहलुओं का चित्रण किया है। जैसे उनका पारिवारिक जीवन कैसा था, उनका शिक्षा कैसा था, कवित्व जीवन, संघर्ष, उन्होंने संघर्ष किस प्रकार से किया, उन्होंने अपने बचपन, छात्र जीवन, शिक्षण कार्य और कवि बनने की प्रक्रिया का उल्लेख किया है। ये बताते हैं कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अपने सपनों और लेखन के प्रति निष्ठा बनाए रखी। इस प्रकार आत्म परिचय उनके जीवन का सजीव चित्रण करता है। अगर आत्म परिचय आप कविता जो है वो पढ़ोगे ना, तो आपको हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन के संघर्षों के बारे में भी जरूर से जरूर जानकारी मिलेगी। तो ये प्रश्न जो था आपका पहला, ये महत्वपूर्ण था। और अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इस प्रकार के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं। आप PYQ उठा के देख लो। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको उठा के देख लो। इस प्रकार के प्रश्न आपको हमेशा पूछे जाते हैं। नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखे। आपको लिखना क्या है, तो नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों को क्या लिखना है, तो आपको भावार्थ का कहने का मतलब हुआ कि इसका अर्थ लिखना है। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि वे संसार के दुख, संघर्ष और जीवन का सारा भार अपने ऊपर उठाए हुए हैं, फिर भी वे जीवन से प्रेम करते हैं। वो अपने जो उनका जो पंक्ति है आत्म परिचय, उसमें वो क्या कहते हैं कि उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताया है। और वो बोल रहे हैं कि जो जीवन का सारा भार है उन्होंने अपने ऊपर उठाए हुआ है, फिर भी वो जीवन से क्या करते हैं, तो प्रेम करते हैं। जीवन की कठिनाइयों के बावजूद उनके हृदय में प्रेम, उत्साह और सकारात्मक बनी रहती है। यहाँ पे क्या कहते हैं कवि कि जीवन में हम मुझे अनेक प्रकार की कठिनाइयां आई, हमारे भी जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां आती है। कभी है सो ऐसे ऐसी कठिनाइयां आती है कि जिसे हम झेल नहीं पाते हैं। उस समय हमें लगता है कि हो सकता है कि हम अपने आप को खत्म कर ले, या तो हम कहीं ऐसी जगह पे चले जाए जहां पे हम हमेशा के लिए अकेले रह जाएं। तो इसी प्रकार से क्या है कि कवि कहते हैं कि हम निराशा नहीं हुए, जीवन में अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी हृदय में हमारे प्रेम है, उत्साह है और सकारात्मकता बनी है। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो हमें सिखा रहे हैं कि जीवन में चाहे जैसी भी परेशानियां हो, हमें सकारात्मक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नकारात्मक सोच हमें अपने अंदर पैदा कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको पूछता है वो है कि लेखक ने अपनी रचनात्मक यात्रा का वर्णन किस रूप में किया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। रचनात्मक यात्रा करने कहने का तात्पर्य है कि किस प्रकार से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे पूछा है। तो बच्चन जी ने अपनी रचनात्मक यात्रा को आत्म संघर्ष और आत्म अन्वेषण की यात्रा बताया। आत्म संघर्ष और आत्म अन्वेषण कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने अपने जीवन में जो जो सीखा, अपने जीवन में जो जो संघर्ष किया, उसके बारे में कविता में उन्होंने लिखा है। जैसे उनका एक कविता है मधुशाला। ठीक है, मधुशाला कविता जब आप पढ़ोगे तो वो भी एक बहुत अच्छी कविता है। उसमें भी क्या है कि किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को आनंद के रूप में ढाला है, किस प्रकार से वो खुश रहते हैं, उसके बारे में बताया है। उन्होंने बताया है कि कैसे उनकी कविताएं उनके अनुभवों, भावनाओं और समाज के प्रति दृष्टिकोण से प्रेरित होती है। वे कहते हैं कि कविता उनके जीवन का अभिन्न अंग है। वो मानते हैं कि जो समाज के प्रति दृष्टिकोण है वो किसके थ्रू उन्होंने बताया है, तो कविता के थ्रू बताया है।
मधुशाला जैसी कृति ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, लेकिन उसके लिए लेखन केवल प्रसिद्धि का माध्यम नहीं बल्कि आत्म अभिव्यक्ति का साधन है। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि जो उनकी एक मधुशाला जो है उससे क्या हुआ कि उनको प्रसिद्धि मिली, मतलब वो पॉपुलर हुए, इससे उनको पद्म भूषण भी मिला था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि इससे उनको पद्म भूषण भी मिला था। लेकिन वो कहते हैं कि इससे हम प्रसिद्धि नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम कविता इसलिए लिखते हैं ताकि वो मेरा अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति कहने का तात्पर्य हुआ कि आपके मन में जो है, कहा है तो आपके मन में जो है, जो आपके मन में है उसको बताने का जो एक साधन है वो क्या है तो कविता है। जैसे आपके मन में कुछ भी होता है तो उसको बताने का साधन अलग तरीके का है। जैसे आप मान के चलिए कि गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है? आप मान के चलो कि गुस्सा हो जाते हैं घर में, तो उसको आप किस प्रकार से बताते हैं? तो हो सकता है कि आप खाना नहीं खाओगे, ठीक है? या तो किसी से अच्छे से बात नहीं करोगे, तो वो भी क्या है तो एक अभिव्यक्ति का साधन है। उसी प्रकार से कवि क्या करते हैं कि अपने जो भी उनके अंदर है, जो भी बातें हैं, उसको किस माध्यम से बताते हैं? तो कविता के माध्यम से बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, मैं स्नेह सुधा का मान किया करता हूँ, मैं कभी न जुग ध्यान किया करता हूँ। ये जो लाइन आपको दी गई, इस प्रकार से जो भी आपको लाइन दिया गया है बुक में, उसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? उसका एक बार आप लोग रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछते रहते हैं। आपको कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि ये जो लाइन है वो किस चैप्टर का है, ठीक है? तो मैं स्नेह सुधा का मान किए फिरता हूँ, मैं कभी न जुग ध्यान किया करता हूँ। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट आपको करना है। तो आशय का भी अर्थ क्या हुआ? तो अर्थ इसका स्पष्ट करना है। इन पंक्तियों में कवि बताता है कि वह स्नेह और मधुर भावनाओं को सबसे ऊँचा स्थान देता है। वह संसार के भौतिक युग्न झंझटों और बाहरी आकर्षणों की ओर ध्यान नहीं देता है। उसके लिए मानवीय प्रेम और संवेदनाएँ सर्वोपरि है। इसमें क्या है तो इसमें वो बता रहे हैं कि उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनका चीज़ है उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वो मानवीय प्रेम पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। मानवीय प्रेम कहने का तात्पर्य हुआ कि मान के चलिए कि जो मानव उनसे प्रेम करता है ना, उस पे वो क्या करते हैं तो ज़्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछता है कि आत्म परिचय के लेखक का व्यक्तित्व किन विशेषताओं से परिपूर्ण दिखाई देता है? अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे क्या है तो हरिवंश राय बच्चन जी के व्यक्तित्व की विशेषता के बारे में आपको बताना है। तो इस अध्याय में बच्चन जी का व्यक्तित्व बहुआयामी है, संवेदनशील है, जिज्ञासु है। जिज्ञासु कहने का तात्पर्य हुआ कि वो एकदम खोजी प्रवृत्ति के हैं, मतलब हमेशा किसी न किसी चीज पर जिज्ञासा दिखाई देते हैं। वे एक विद्वान, कवि, शिक्षक और सजग चिंतन है। वे आत्मसम्मान, विनम्रता, देश प्रेम और आत्मविश्वास की भावना दिखाई देती है। उन्होंने जीवन में कठिनाइयों का डटकर सामना किया और हर अनुभव को अपने रचनाओं से में रूपांतरित किया। अगर आप उनका जो आत्म परिचय जो चैप्टर है वो भी जब आप पढ़ोगे तो आपको वो पढ़ के ये तो ज़रूर अनुभव होगा डियर स्टूडेंट, ये तो ज़रूर आपको अनुभव होगा कि उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष बहुत ही ज़्यादा किया है, ठीक है? और वो इतना ज़्यादा संघर्ष किया है वो कि वो जब कविता लिख रहे थे, तो उस कविता में उनके संघर्ष का पूरा रूपांतरण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आत्म परिचय के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन का जीवन दर्शन स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे क्या है तो ये जो पोएट्री है आपका आत्म परिचय कविता है, इसके माध्यम से आपको हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन का दर्शन करना है। क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है ना इसी प्रकार छोटे-छोटे ही पूछे जाएँगे। जो कविता से रिलेटेड क्वेश्चन है वो छोटे-छोटे 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आत्म परिचय में बच्चन जी का जीवन दर्शन यह है कि मनुष्य को परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए। वो क्या है तो इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि मैं भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में नहीं घबराया। उसी प्रकार से मनुष्य को भी अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों से नहीं घबराना चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। वे जीवन को एक सतत संघर्ष मानते हैं, जिसमें सृजन, कर्म और आत्मविश्वास का बड़ा महत्व है। उनके अनुसार मनुष्य को अपने कर्म से ही पहचान मिलती है और सच्ची सफलता भी मिलती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जैसे कहा जाता है ना कि कर्म बड़ा है, ठीक है? क्या है तो कर्म बड़ा है। आदमी लोग बोलता है ना कि जब तुम यहाँ से मर के चले जाओगे तो क्या जाएगा? तो तुम्हारा कर्म जाएगा, ठीक है? तो आदमी को अपने किस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए? तो कर्म पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि कवि अपूर्ण संसार से क्या आशय रखता है? अपूर्ण संसार कहने का तात्पर्य क्या है? कि आधा अधूरा संसार, इससे कवि क्या आशय रखता है?
कवि का कहना है कि यह संसार अपूर्ण है, इसमें अनेक दोष हैं, अन्याय और असमानताएं हैं, फिर भी वह इससे भागना नहीं चाहता। कवि इस अपूर्ण संसार में भी सौंदर्य, प्रेम, मानवता खोजने का प्रयास करता है। उसका उद्देश्य इस अपूर्णता में पूर्णता की झलक पाना है। देखिए क्या होता है, इससे कवि क्या कहना चाहता है ना, जो हरिवंश राय बच्चन जी है, वो कहना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी चीज हो, वो पूर्ण नहीं होती है। पूर्ण नहीं होती है कहने का तात्पर्य हुआ कि सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है, चाहे आप हो, चाहे आपके माँ पिताजी हो, चाहे हम हो, कोई भी हो, सबके अंदर क्या है, तो कुछ ना कुछ कमी है। तो कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं, वो जो भी कमी है उसको क्या करना है, तो एक्सेप्ट करके और जीवन में क्या करना है, तो आगे बढ़ना और जीवन को सुखमय और प्रेममय बनाना है। तो देखिए जो छोटी-छोटी क्वेश्चंस थी वो मैंने आपको बता दिया। आपके एग्जामिनेशंस में भी इसी प्रकार के क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। आप पीवाईक्यू भी उठा के देख लो, ठीक है? तो क्लास अगर आपको पसंद आएगा तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चूँकि ये झारखंड बोर्ड की क्लास है। धन्यवाद।